नमस्कार मित्रों, सत्यमेव भारत मन की आवाज टॉक शो काढ़ा विद दिवाकर में हमारे भारतवर्ष के सारे व्यूअर्स का अभिनंदन है। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे कानपुर नगर की आई है कि जिन्होंने कई सारे असाध्य रोगों का निदान किया है और सबसे बड़ा हमारा सुख हमारी काया, निरोगी काया। तो इसलिए आज मैं उनका परिचय कराते हुए मैं उनका इस काढ़ा विद दिवाकर शो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और ऐसी शख्सियत का नाम आयुर्वेदाचार्य, नाड़ी विशेषज्ञ, बीएमएस डॉक्टर, हमारे शो में डॉक्टर राज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। और एक थोड़ा सा अपना सूक्ष्म परिचय देते हुए हम लोग फिर इस टॉक शो में बात करेंगे। जी, मेरा नाम राजकुमार है और पिछले कम से कम 15 वर्षों से आयुर्वेद के प्रति समर्पित मेरा जीवन रहा और वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। एक से एक उपलब्धियां आती हैं, एक से एक रोगी मिलते हैं, उन पे काम करने का मन करता है और उस पे हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। बस यही कड़ी हमारी एक विद्यार्थी की तरह, क्योंकि आयुर्वेद एक इतना बड़ा विषय है जिसे पूर्ण कर पाना बड़ा कठिन विषय है। तो मूल रूप से मैं कानपुर में रह कर के और इस विधा को आगे बढ़ाना है। उद्देश्य हमारा ये है कि घर घर आयुर्वेद पहुँचे और असाध्य व्याधियों से जो हमारे सामाजिक प्राणी के ऊपर कष्ट आ रहा है, वो परेशान हो रहा है, उनसे उसे मुक्ति मिले। बस इस मुहिम में काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आपने नेट क्वालिफाई करके जो है आपका सिलेक्शन एमबीबीएस में भी हुआ और बीएमएस में भी हुआ, तो आपने बीएमएस ही क्यों चुना? हाँ, ये विशेष है क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत नीट क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस भी किया जा सकता है, लेकिन बीएमएस इसलिए चुना क्योंकि मेरे पूर्वज लगभग 3 पीढ़ियों से आयुर्वेद मेरे घर में रहा है और हमने आयुर्वेद की बारीकियों को देखा है, उससे विषम रोगों को ठीक होते देखा है। तो एक यही जिज्ञासा थी मन में कि जब कभी अवसर मिलेगा तो आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया जाएगा, जिससे हमारे समाज में रोगों से और लोगों को मुक्ति मिलेगी और सुख मिलेगा। क्योंकि मैंने पुरातन समय में डॉक्टर साहब देखा है कि पहले हमारे बाबा के समय में किसी को भी चोट लग जाती थी या फिर कोई गिर जाता था या फिर किसी को बुखार आ जाता था, तो हमारे दादा और बाबा कहते थे कि गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, टेबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है, ये पेड़ की पत्ती का रस का काढ़ा पिला दो, ये बच्चा सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा क्या डॉक्टर साहब, उन पत्तियों में क्या ऐसे गुण थे कि जो है हमारे शरीर में जो भी बॉडीज़ होते हैं या फिर एंटीजन्स होते हैं, हमारे शरीर को रोगाणु मुक्त कर सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? एक पत्ती से हम ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि पहले के समय में इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं गांव तक नहीं पहुंच पाती थी। तो सामाजिक व्यवस्था यही थी कि जंगल से ही साधारण जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता था। तो आयुर्वेद के जितने भी हमारे ऋषि महर्षि रहे, उन सभी लोगों ने उन समस्त औषधियों को खोजा जिनसे रोगों को नष्ट किया जा सकता है। और आज वही सूक्ष्मता के आधार पर कोई अर्क बना करके प्रस्तुत करता है, कोई आशो बना करके प्रस्तुत करता है, कोई सीधे स्वरस बना करके, कोई चूर्ण बना करके प्रयोग करता है। तो सिद्धांत आयुर्वेद का ये है कि हमारा यह शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, इनके सामंजस्य से हमारा यह शरीर चलता है। सिद्धांत के रूप में देखें तो चरक संहिता में कहा गया है कि यावंत लोके तावंत पुरुषा, यानी कि जो चीज़ लोक में है, संसार में है, वो सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर है।
तो अगर कोई भी चीज़ हम शरीर में लेते हैं तो वो पंच महाभूतों से मिश्रित होकर के शरीर में जाती है, और जिस महाभूत की वृद्धि होती है तो उसकी वृद्धि से रोगों का आगमन होता है, और जो महाभूत कम हो जाता है, क्षय अवस्था में चला जाता है, उससे व्याधियों की उत्पत्ति होती है। तो यदि हम कोई भी पेड़ की पत्ती को यूज करते हैं, कोई जड़ यूज करते हैं, कोई छाल हम यूज करते हैं, तो उसमें जो संगठन होगा उस संगठन के आधार पर ही रोगों का निदान होता है, रोगों का शमन होता है, और ठीक से उन व्याधियों से लड़ा जा सकता है। अच्छा, ये जैसे होम्योपैथिक है और एलोपैथी है और आयुर्वेदिक है जी, और आई थिंक यूनानी भी आती है, बिल्कुल, और एक प्राकृतिक चिकित्सा भी आती है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है कारगर प्रेजेंट टाइम में कि जरा सा बुखार हुआ लोगों को या फिर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वो एलोपैथिक की तरफ भागते हैं कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो 2 दिन में ठीक कर देगा। तो आपकी ऐसी कोई विधा है कि आप भी आयुर्वेदिक तरीके से उस व्यक्ति को 2 दिन में उसका बुखार आप गायब करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये हम किसी पैथी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारा उद्देश्य किसी पैथी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन प्रत्येक पैथी की अपनी एक व्यवस्था होती है, अपना एक क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में वो चल कर के रोगों से लड़ते हैं और रोगों को ठीक करते हैं। जैसे आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न आपका क्रिटिकल समस्या की ओर जाता है। जैसे अर्जेंट में कोई समस्या हमारे पास आई है तो वो मॉडर्न मेडिसिन से उसने पेन किलर लिया, एंटी एलर्जिक, एंटीपायरेटिक, इस तरह की मेडिसिन ली और उसको तत्काल प्रभाव से लाभ मिल गया। लेकिन यही व्यवस्था हम अगर आयुर्वेद से करते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं। जहाँ हमें आवश्यकता होती है कि इस पेशेंट पे बहुत लंबे समय तक औषधियाँ चलानी है तो वो चूर्ण, बटी, आशा वरिष्ठ पे काम चल जाता है। लेकिन अगर वही पेशेंट हमें जल्दी ठीक करना है, उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत तत्काल प्रभाव से लेने हैं, तो उस पर हम रस रसायन आदि का सेवन कराते हैं तो उससे हमें वही रिजल्ट मिलता है जो इंजेक्शन से मिलता है। नहीं, कई बीमारियां जैसे जो है बहुत घातक बीमारियां होती है, जो असाध्य बीमारियां जिनको कहते हैं, जैसे एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो अभी तक माना गया है कि भाई ये बीमारी जो है इनको ठीक नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। और अभी तो ऐसा कुछ विधा नहीं आई कि वो व्यक्ति ठीक हुआ हो, लेकिन डॉक्टर्स जो दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो शरीर में जो है उनकी क्या बोलते हैं उसको, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नहीं, साइड इफ़ेक्ट नहीं, एक चीज़ है वो स्टेमिना, उनका स्टेमिना बरकरार रहता है, मतलब स्टेमिना, उनको एनर्जी मिलती रहती है। तो ऐसा क्या आयुर्वेदिक में है क्या जो है उनको जो है बिल्कुल पूरी तरह से पेशेंट को एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम को क्या बिल्कुल ठीक किया जा सकता है क्या आयुर्वेदिक में? देखिए, हमारे आयुर्वेद का एक सिद्धांत अपना सिद्धांत है, आयुर्वेद को कॉपी नहीं किया जा सकता। और जो मॉडर्न मेडिसिन का सोचना है वो इसे समझते हैं कि ये जो रोग है ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ये संसर्गजन्य व्याधियाँ हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसको देखा जाता है तो उसमें भी ऐसी व्याधियों का वर्णन आता है, जैसे उपदंस है ना, सिफिलिस है। तो इनका जो प्रभाव है वो हमारे यौन रोगों में देखा जाता है और उनके माध्यम से उसमें ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम उस पेशेंट की इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत अच्छा करते हैं, और धीरे धीरे करके वो ऐसा नहीं है कि फाइट ना करता हो, और फाइट करता है, उसे विजय भी प्राप्त होती है। और जैसे कि जो है ऐसे कोई पेशेंट आपकी लाइफ में आए हो जो बिल्कुल चैलेंजिंग पेशेंट रहे हों और असाध्य बीमारियों से ग्रसित हों, आपके जीवन में वो चैलेंज लेकर के आए हों कि नहीं, हम डॉक्टर साहब के पास चल रहे हैं, चूँकि डॉक्टर साहब पूरे हमारे भारतवर्ष में फेमस है, उन डॉक्टर साहब के पास हमको उपचार मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आया है? देखिए, आपने कहा कि कोई चैलेंजिंग पेशेंट आपके पास आया है, तो ऐसे पेशेंट हम लोगों के पास ज़्यादातर आते रहते हैं। वो इसलिए आते रहते हैं क्योंकि मॉडर्न युग है, तो जब भी किसी को कोई समस्या होती है तो सबसे पहले वो एलोपैथ की शरण में जाता है।
पहले देखता है कि हम इधर से एलोपैथिक मेडिसिन ले करके और बहुत जल्दी ठीक हो जाए, तो वो वहाँ पर सारी प्रक्रियाएं जब पूरी कर लेता है और उसे आराम नहीं मिलता है, तब वो ये ढूंढता है कि अब इसमें लंबे समय तक औषधियाँ लेनी हैं और हम आयुर्वेद की शरण में जाएं, आयुर्वेद से हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंज का समय होता है, क्योंकि पेशेंट हर जगह से दवाइयाँ खा के आता है और उन दवाइयों के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट अपने साथ लेकर के आता है। तो हमें जो मुख्य बीमारी है, जो मुख्य व्याधि है, मुख्य व्याधि पे तो काम करना ही होता है, साथ ही साथ उसने जो पीछे दवाइयाँ ले रखी होती हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी उसके शरीर में होते हैं, उनसे भी लड़ना पड़ता है। जैसे एक पेशेंट था हमारे पास, दिल्ली से आया था, वो उसके लगभग 70% उसको सोराइसिस पूरी बॉडी में हो रखा था और देखा कि इसकी जो प्रक्रिया है तो वो लगभग 7-8 वर्षों से लगातार मेडिसिन खा रहा था। स्टेरॉइड उस पर चल रहे थे, एक से एक बड़ी क्वालिटी के जो स्टेरॉइड उस पर चल रहे थे, लेकिन उस पर क्या था कि लाक्षणिक चिकित्सा थी। जैसे उस पर बढ़ जाता था तो जैसे स्टेरॉइड चलते थे वो डाउन हो जाता था, लेकिन फिर वो प्रक्रिया चली जाती थी। वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और आयुर्वेद पर उसका विश्वास, उस मरीज का विश्वास, अशोक कुमार जी उनका नाम है, सिंधी थे, वो हमारे पास आए और उस पर हमने काम करना जब स्टार्ट किया तो शुरुआत में 15 दिन तक हमको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन 15 दिन के बाद जब हमने उस प्रक्रिया को समझा, दोष दूर समूर्छना की, शरीर के सारे दोषों को एक साम अवस्था में लाए, पंचकर्मा के द्वारा शरीर का शोधन किया गया, फिर समन औषधियों का, रसायन औषधियों का, इस तरीके से जब कॉम्बिनेशन बना करके उस पर काम किया तो हमें लगभग 45 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट आए और आज वो अशोक जी हमारे बिल्कुल सही हैं और उनसे आए दिन हमारी बात होती है। अभी उन्होंने एक पेशेंट हमारे पास भेजा था, पेंक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया था, पेंक्रियाज का बहुत गहरा इन्फेक्शन था, तो उसमें काम किया और उसमें भी आज अभी वो मेडिसिन पे ही है, लेकिन उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो चैलेंज आते रहते हैं, ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है। जी जी जी। अच्छा, आप जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ साथ जो है एक बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन भी आपके पास है, नाड़ी वैद्य जी। आप नाड़ी देख करके कैसे समझ लेते हैं कि इसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में कोई भी ऑर्गन्स व्हाटएवर भी हो सकता है, तो नाड़ी देख करके कैसे आप समझ लेते? क्योंकि पुरानी पद्धतियों में नाड़ी वैद्य हुआ करते थे। बिल्कुल भाई, आज से आप 300 साल 500 साल पहले जब जाइए, जब MBBS नहीं था, बिल्कुल, तो उस समय जो है नाड़ी देख करके पूरी बीमारी का इलाज हो जाता था। ये डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा अचंभा है कि एक नाड़ी से जो है हम पूरी बीमारी हम देख ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? देखिए, नाड़ी के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिस प्रकार से वीणा में हम तार को झंकार देते हैं, तार को टच करते हैं और उससे राग की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से जब हम कर अंगुष्ठ के एक अंगुल नीचे अपनी उंगलियों को रखते हैं और उससे जो हमारी जीव साक्षिणी नाड़ी है, जीव साक्षिणी नाड़ी को स्पर्श करते हैं, तो वो उसी तरीके से अपने अंदर या शरीर के अंदर रहने वाले रोगों को बता देती है। जैसे वीणा में तार लगा है लेकिन वो राग को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से हमारी नाड़ी रोगों को बता देती है। इसमें आपने बहुत अच्छा तर्क किया है और तर्क क्या, ये एक आपका प्रश्न है और इसमें बहुत लोगों को समझने में बड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि पहले के लोग इस विषय को मानते थे, लेकिन आधुनिक समय में वो नाड़ी भी नहीं मानता, हमारी नाभि को भी नहीं मानता। लेकिन अगर देखा जाए तो आयुर्वेद का जो एक स्तंभ है वो है वात पित्त कफ, और हम वात पित्त कफ इन त्रिदोष पे ही काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आज का जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं कि कई बच्चे क्या ऑप्शनल, हमारे हर घरों के बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा लगता है उनको। और चूँकि इसके खाने से कई सारी व्याधियाँ, हमारे पेट संबंधी रोग कुछ समय पश्चात देखने को मिलते हैं। आपको एक उदाहरण है, हमारे विद्यालय है हमारा, तो डॉक्टर साहब 5th क्लास का बच्चा डेली घर जाकर के पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन खाता था, कम से कम 3-4 महीने तक खाता रहा और उसको हेपेटाइटिस
हो गया, फिर उसका लीवर डैमेज होकर के वो अंततः वो एक्सपायर हो गया। तो डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे खा रहे हैं तो कैसे इनको छुड़ाएं? कुछ आयुर्वेदिक पे आपके पास कुछ ऐसा कुछ नुस्खा हो कि ये बच्चे इससे दूर हटें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यदि बच्चों में आपको अच्छे आहार की आदतें डालनी है कि बच्चा अच्छा आहार करे, तो हम तो प्रार्थना यही करेंगे कि उन दोनों माता पिता से कि जब बच्चा गर्भ में हो तब माता को जो आहार दिया जाए वो बड़ा सात्विक प्रवृत्ति का होना चाहिए। आयुर्वेद में ये कहते हैं कि अगर आहारज भाव माता के अंदर कुछ गलत वे पे जाते हैं तो उससे जन्मी संतान में वही गुण आपको देखने को मिलते हैं और आगे चल के वो बच्चा उसी क्षेत्र की तरफ आकर्षित होता है। तो यदि जब बच्चा गर्भ में होता है और उस समय माता के द्वारा जो आहार लिया जाता है और वो आहार अशुद्ध अवस्था में है या अशुद्ध आहार दिया जा रहा है, तो जब वो बच्चा गर्भ से बाहर आता है और माँ का दूध छोड़ता है तो छोटे से ही क्या करते हैं कि उसे बिस्किट है, थोड़ा सा नमकीन है, कहीं ये है कहीं वो है, हम देना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों को जैसे घृत पान कराना चाहिए, दूध का सेवन कराना चाहिए, ओट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और कई तरह की चीज़ें ऐसी हैं जिनको फॉर्म चेंज करके हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये फास्ट फूड ही है लेकिन होममेड है, घर में बनाया जा रहा है। उसमें हम उसकी पौष्टिकता का ध्यान रखेंगे, उसमें मिली चीज़ों का ध्यान रखेंगे और बच्चे के हेल्थ को देख करके उस चीज़ को घर में बनाएंगे, बट उसका फॉर्म चेंज कर देंगे कि ये फास्ट फूड की तरह ही बच्चे को जा रहा है। तो बच्चे की रुचि भी उस खाने के प्रति रहेगी, साथ ही साथ उसके शरीर में गलत पदार्थ भी नहीं पहुँचेंगे, जिससे वो रोगों से भी सेफ रहेगा और साथ ही साथ उसकी हैबिट ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि फास्ट फूड में ऐसे ऐसे केमिकल पड़े हुए हैं जो बच्चों की टंग पे काम कर रहे हैं, जीभ को बस में कर रहे हैं, उनके मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लाख चाहने के बाद भी बच्चा उसे छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो एक नशे के रूप में हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। तो इस नशे से बाहर लाने के लिए उनके शरीर का एक तो प्रॉपर निरीक्षण रखना चाहिए, शोधन संबंध चिकित्साओं के द्वारा उनके रोगों का उपचार करना चाहिए और उन्हें धीरे धीरे उसके प्रति जागरूक करना चाहिए और फास्ट फूड का फॉर्म चेंज करके उन्हें देना चाहिए, तो जिससे वो इन व्याधियों से भी बचे रहेंगे और अच्छे आहार का सेवन भी करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रायः देखा जा रहा है कि पहले कैंसर बहुत कम हुआ करते थे लोगों को, क्योंकि आहार विहार निद्रा एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल उपस्तंभ है ये। हाँ, तो आज के समय में जो समय चल रहा है आज का बहुत फास्ट चल रहा है। बिल्कुल। तो इसमें ना हम खान पान का ध्यान दे पा रहे हैं, ना किसी अपनी निद्रा का ध्यान दे पा रहे हैं। तो इसमें आज आप देख सकते हैं कि कैंसर जैसी घातक बीमारियां, जो कुछ असाध्य बीमारियां भी होती हैं, हो रही हैं लोगों को। तो क्या इसका आयुर्वेदिक में क्या इलाज है कैंसर का कि हम उन असाध्य बीमारियों को हम सही तरीके से हम ठीक कर सकें? क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एलोपैथी की मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी, तो जब डॉक्टर के पास गए, उसने जांच कराई और जांच कराने के बाद जैसे ही कोई जांच MRI वगैरह जब आती है तो डॉक्टर साहब देखते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है आपको, मतलब मरीज को डरा देते हैं कि मरीज डर जाता है। बिल्कुल, क्योंकि डर का ही पैसा है। और जब मरीज की धड़कनें बढ़ जाती हैं तो सोचता है कि अरे डॉक्टर साहब ने तो इतना बोल दिया है तो मैं बचूंगा कैसे? सही है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जाइए काउंटर पे जो है पहले जो है 2 लाख 3 लाख रुपए जमा करा दीजिए, क्योंकि आज के जो रोग हैं मैंने देखा है कि कम से कम 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं, बिल्कुल, लोगों की जमा पूंजी चली जाती है। इस विषय में डॉक्टर साहब क्या आपके पास आयुर्वेदिक में ऐसे कोई उपचार हैं कि ये उपचार गरीबों तक भी पहुँचे, पैसा भी लोगों का ना खर्च हो तो कम से कम खर्च हो और इन रोगों से मुक्ति, कैंसर जैसे रोगों से मुक्ति मिल सके? देखिए, अगर कैंसर की बात करते हैं तो आयुर्वेद में कैंसर शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। कैंसर शब्द मॉडर्न मेडिसिन का शब्द है और कैंसर शब्द ना प्रयोग करके हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छा किया है।
यदि वो उस समय कैंसर शब्द प्रयोग करते तो शायद हम कैंसर में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। आज हमारे बहुत से ऐसे आयुर्वेदाचार्य हैं जो इस विषय पे काम कर रहे हैं और कैंसर पर विषम से विषम कैंसर, वो ओवरी का कैंसर हो, वो लंग्स का कैंसर हो, वो प्रोस्टेट का कैंसर हो, वो और होल बॉडी कहीं का भी कैंसर हो, उस पर बहुत अच्छे अच्छे काम जो है किए जाते हैं। बहुत ऐसी औषधियाँ हमारे आयुर्वेद में हैं, जैसे हीरक भस्म है, हीरा है, हीरा की भस्म हम लोग बनाते हैं, हीरक भस्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, आयुर्वेद के तरीके से अगर कैंसर को देखा जाए तो आयुर्वेद में कैंसर को अर्बुद, ग्रंथि इन शब्दों से समझाया गया है। आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य बागभट्ट, इन्होंने अपनी अपनी संहिताओं में उसको मेंशन किया है कि हमें किस प्रकार से किसी भी मैलिग्नेंसी को, किसी भी मैग्नेट ट्यूमर को कैसे ठीक करना है और उसका एक जो रोगों का समुदाय उसके शरीर में जन्म ले रहा है, उसकी संप्राप्ति कैसे हम बनाएं, रोगों का निर्धारण कैसे करें, दोषों का निर्धारण कैसे करें और उसके रोग का शमन करें। तो यदि कैंसर की बात हम करते हैं तो कोई भी गांठ हमारे शरीर में होती है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर में कैंसर सेल पाई नहीं जाती। कैंसर सेल होती है, लेकिन सभी के शरीर में कैंसर सेल होती हैं, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहती। जब उनके जीवन के लिए या उनकी ग्रोथ बढ़ने के लिए उनके हिसाब का एनवायरनमेंट उन्हें मिल जाता है तो वो अपने आप ग्रोथ अपनी बढ़ा लेते हैं और धीरे धीरे करके वही ट्यूमर आपका कैंसर। तो क्या इससे जो स्टेमिना कम होता है या इम्यूनिटी कम होती है तब ये जाकर के क्या इफेक्ट मारते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कोरोना में देखा जी, तो हमें लगता है कि कोरोना जिन जिन लोगों का ठीक हुआ वो आयुर्वेदिक के उपचार से ही कोरोना जैसी घातक बीमारी ठीक हुई डॉक्टर साहब। बिल्कुल, क्योंकि जो हम लोगों का शो है काढ़ा विद दिवाकर, तो उस समय आयुर्वेदिक में काढ़ा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा पूरे संसार का जिस कोरोना काल में जिस व्यक्ति ने काढ़ा ना पिया। बिल्कुल, मैं मतलब काढ़ा मतलब आयुर्वेद बिल्कुल सही। तो इस विषय में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो विषय आपका बहुत अच्छा रहा। मैं कैंसर पे ही थोड़ी बात करूंगा, इसके बाद आपके इस टॉपिक पे जाऊंगा कि कैंसर को कैसे ठीक करें। आज कैंसर बढ़ रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो पैकेट बंद कोई भी चीज़ आ रही है तो वो प्रोसीड करके बनाई जा रही है, कंपनी में बन रही है, उसमें नाना तरह के केमिकल मिलाए जा रहे हैं। तो यदि हम अपने परिवार को, अपने शरीर को कैंसर से मुक्त रखना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो हम मार्केट की चीज़ों को अवॉइड करें और घर में वो चीज़ें हम बनाएं, प्रिपेयर करें और उनका सेवन करें, तो इससे हमारे शरीर में वो केमिकल नहीं जाएंगे। साथ ही साथ ये बदल बदल करके जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, बदल बदल के परफ्यूम हम यूज करते हैं, बदल बदल के कॉस्मेटिक हम यूज करते हैं, बदल बदल के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में आते हैं उनका सेवन करते हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक का यूज आज की डेट में बहुत बढ़ गया है। तो प्लास्टिक की अगर बात करें तो प्लास्टिक का आयुर्वेद में चर्चा तो नहीं है, लेकिन पात्र की चर्चा है कि हम खाना के कौन से पात्र में खाएं, हम जल किस पात्र का पिएं, हम कोई भी खाने वाली चीज़ है वो किस पात्र में पकाएं। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हम किस पात्र में। हाँ, बहुत बढ़िया है। यदि आप शरीर में किसी भी तरह की ग्रंथि नहीं होने देना चाहते तो आप ताम्र का यूज करें। यदि ताम्र के बर्तन में आप जल रखते हैं और उस जल का पान करते हैं तो क्योंकि जैसे ही शरीर में कोई गांठ होती है तो हम लोग उसमें ताम्र योग चलाते हैं, ताम्र कल्प चलाते हैं, तो वो कल्प हमको बाद में ना चलाने पड़े। जब पहले से ही आप ताम्र का जल लेते रहेंगे, तांबे का लोटा या तांबे के गिलास में पानी का सेवन करेंगे तो उसके गुण आपके शरीर में आ जाएंगे। यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप चांदी के बर्तनों का यूज कर सकते हैं, पीतल के बर्तनों का यूज कर सकते हैं। अगर बहुत लो कंडीशन है, आपकी बहुत इनकम अच्छी नहीं है तो आप स्टील, जो स्टेनलेस स्टील है, आप उसका यूज करें, कहीं तक बेस्ट है। लेकिन जैसे एल्युमिनियम का यूज आज की डेट में बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, आप देखिए जितने भी शादी ब्याहों में आप, मैं भी देखता हूँ
कि ज़्यादातर जो है खाना जो बनता है वो एल्युमिनियम के भगोनों ही में बन रहा है। बहुत गलत है और इससे इनफर्टिलिटी हमारे शरीर में डेवलप होती है। अगर आप, क्योंकि एल्युमिनियम एक भारी मेटल है और ये शरीर में जाता है तो शरीर से ये फ्लैश आउट नहीं हो पाता, शरीर में डिपॉजिट होने का, डंप होने का काम करता है। तो ये हमारे ब्रेन पे डंप होगा तो वहाँ की विकृतियाँ पैदा करेगा और अदर हमारे स्रोतस में कहीं भी जाएगा तो ये कहीं ना कहीं से रोग उत्पन्न करेगा। तो एल्युमिनियम एक भारी तत्व है और वो हमारे खाने के लिए नहीं है। तो खाने के जो भी पात्र होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। मिट्टी के बर्तनों का यूज आज की डेट में बहुत लोग समझदार हो गए हैं, लकड़ी के बर्तनों का यूज करने लगे हैं, बम्बू यानी बांस के से बनने वाले बर्तनों का, ग्लासों का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से यदि आप प्राकृतिक वे पे उन चीज़ों का यूज करते हैं तो बहुत अच्छा। माइक्रो प्लास्टिक से आप बच जाएंगे। अगर प्लास्टिक की बोतल का पानी आप रेगुलर पीते रहते हैं तो देखते हैं कि प्लास्टिक की बोतल अंदर से जर्जर हो जाती है। वो जर्जर इसलिए हो गई क्योंकि उसमें पानी भरा, फ्रिज किया, फिर पानी भरा, फ्रिज किया, तो ठंडा गरम ये प्रक्रिया चलते चलते उसका वो टूटने लगता है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और वो माइक्रो प्लास्टिक किसी वे में आपके शरीर में जाता है। और वो माइक्रो प्लास्टिक निकालने की कोई प्रक्रिया हमारे शरीर में नहीं है। तो वो जहाँ डंप होगा और वो वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करेगा और आगे चल के वो हमें ट्यूमर की तरफ ले जाएगा, कैंसर की तरफ ले जाएगा, टीबी की तरफ ले जाएगा, कई भी रूप में वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा। तो अगर हमें पात्र का चयन करना है तो हम कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में समर्थ हैं। डॉक्टर साहब, एक जो है प्रश्न उठता है कि जो सेक्स समस्याएं आजकल महिलाओं को बहुत आ रही हैं और पुरुषों की भी प्राय देखा जा रहा है कि पुरुषों में भी सेक्स समस्याएं बहुत आ रही हैं। तो शादी भी आई थिंक लेट हो रही है, बच्चे भी जो है लेट हो रहे हैं। तो ऐसा क्या कुछ आयुर्वेदिक में क्या कारगर है कि जो है कुछ समस्याओं को लेकर के जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन दे करके उनको ठीक किया जा सकता है प्राय? देखिए, हर चीज़ की औषधि प्रयोग करना ये अच्छी बात नहीं है और हर चीज़ की दवा लेना ये शरीर के लिए भी हार्मफुल होता है। पहली चीज़ तो ये है कि आप संयमित हों। यदि आप समय से विवाह करते हैं और अच्छी एक दिनचर्या के साथ, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण के साथ आप अपने वैवाहिक जीवन का पालन करते हैं तो वैसे भी संतान सुख आपको प्राप्त होता है और अच्छी दीर्घायु बुद्धिमान संतान को आप प्राप्त कर पाते हैं। यदि आप लेट शादी करते हैं तो लेट शादी करने का मतलब है कि स्त्री और पुरुष दोनों के ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है, दोनों के ब्रह्मचर्य जो है विकृत हो जाते हैं, दोनों असंयमित हो जाते हैं। तो जब दोनों असंयमित हो जाएंगे तो उनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, यौनजनित रोग आ जाते हैं कि वो उसे परेशान करते हैं। जैसे तो कितनी एज में जो है शादी हो जानी चाहिए? देखिए, अब आधुनिक युग है तो सबके क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं, लेकिन आचार्यों की अगर बात करें तो उन्होंने 16 से 25 वर्ष का विधान किया है कि 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष। पहले की ये प्रक्रिया थी, पुरातन समय की, जो ग्रंथोक्त, जो शास्त्रोक्त थी। लेकिन अब उस पे क्या है कि जो हमारा आधुनिक संशोधन हुआ है तो उसमें मिनिमम 18 वर्ष कन्या के लिए और 21 से 25 वर्ष जो है पुरुष के लिए ये वैवाहिक जीवन का एक समय होता है। और इसी अवस्था में यदि हम विवाह कर लेते हैं तो हमारा वैवाहिक जीवन जो है एक सेफ हो जाता है और उसी प्रोसेस में आगे जब बढ़ते हैं तो हम एक अच्छी संतान को भी प्राप्त करते हैं। यदि यौनजनित बीमारियां हमारे शरीर में हो गई हैं तो हमारे आयुर्वेद सिद्धांत में ये कहा है कि शुक्रम सौम्यम चा आर्तो आग्नेयम। शुक्र जो शुक्र धातु है पुरुष में वो सौम्य होती है और जो रज है स्त्रियों में वो आग्नेय होता है। लेकिन अब स्थिति क्या है कि जो पुरुष है वो खट्टा, तीखा, नमकीन ऐसी चीज़ों का सेवन करता है कि शरीर की सौम्यता कम हो रही है, तो जिससे उनकी शुक्र धातु विकृत हो जा रही है, स्पर्म काउंट उनके गिर जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया एक यहाँ से हो गई। दूसरा, स्त्री का शरीर आग्नेय होना चाहिए, तो वो ठंडी चीज़ों का सेवन कर रही है, फैटी चीज़ों का सेवन कर रही है, मीठी चीज़ों का सेवन कर रही है, तो इससे उसके शरीर की अग्नि तत्व का ह्रास हो जाता है। अब दोनों में यहाँ सौम्यता का ह्रास हो गया, वहाँ अग्नि तत्व का ह्रास हो गया, तो उसका रज विकृत हो गया, इधर पुरुष का शुक्र विकृत हो गया। अब जब विकृत शुक्र और विकृत रज का संयोजन होगा तो सिद्धांत वही है, शुक्र शोणितम जीव संयोग
योगे तु खल कुच्छी गते गर्भ संज्ञा भवती। तो शुक्र और शोणित के अगर शुद्ध शुक्र और शुद्ध शोणित का संयोजन होता है तो एक अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। तो आयुर्वेद में वाजीकरण, रसायन ऐसी औषधियों का सेवन कराते हैं और दोनों स्त्री पुरुष को बहुत अच्छे से गर्भ संस्कार हैं, इन सब चीज़ों से जो हम बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज के समय में हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, 2 शब्दों में बताइए डॉक्टर। स्वस्थ रखने के लिए हम सबसे बढ़िया चीज़ बताते हैं कि आप रात्रि में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी जागें, मात्रावत कालवत किस ऋतु में क्या खाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। एक आयुर्वेद के डॉक्टर के गाइडेंस में आप उन चीज़ों का सेवन करें, अपने संयमित जीवन का निर्धारण करें। जैसे आपने कहा था कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो आयुर्वेद के ये उपस्तंभ माने गए हैं। उपस्तंभ का यदि हम पालन करते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सुखी जीवन और स्वस्थ जीवन हम जी सकते हैं। और आयुर्वेद में योग का कितना % रहता है योग का? योग हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करवाता है, योग हमें कर्म की ओर प्रवृत्त करता है, योग हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का आनंद देता है। योग से हम समाज को भी जोड़ते हैं, योग से हम समाज से जुड़ते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, अपने ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, आचार, इन चीज़ों से हम जुड़ते हैं। तो योग का जीवन में बहुत महत्व है और योग पर तो ऐसी ऐसी टीकाएँ की गई हैं विद्वानों के द्वारा। पतंजलि योग प्रदीप जब हम उठा करके देखते हैं तो उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है कि अष्टांग योग, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जब इनके तरीकों को हम पालन करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, हमारे सप्त चक्र जो हैं, सप्त चक्र जागृत होते हैं, कुंडलिनी जागृत होती है और हमारे शरीर में बल का प्रवाह होता है और हम व्याधियों से मुक्ति पाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे बच्चे हमारे नीट का एग्ज़ाम देते हैं जिनका सिलेक्शन आई थिंक MBBS में नहीं हो पाता है, तो BMS में कितना स्कोप है हमारे बच्चों के लिए? BMS में बहुत स्कोप है और जो मैं तो ये कहूँगा कि अब चाहे वो BDS हो, चाहे BHMS हो, चाहे BUMS हो, चाहे BMS हो, चाहे MBBS हो, लगभग सबकी पढ़ाई एक जैसी है। सभी में आपको कैडेवर मिलते हैं, मुर्दा मिलता है, उस पे हमें काम करना होता है, सर्जरी हमें उन्हीं पे सीखनी होती है। लगभग एक सिलेबस हम लोगों का सेम रहता है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, सेम सब्जेक्ट हमको पढ़ने पड़ते हैं। बट थोड़ा सा फर्क होता है जो विधात्मक शैली है, जो हमारी ग्रंथोक्त विधि है, जैसे हम लोगों को संहिताओं का पठन करना पड़ता है। जो आपकी होम्योपैथिक है वो जर्मन यूरोपीय चिकित्सा को वो करते हैं। तो अपनी अपनी तरह से सब जगह बहुत अच्छी हैं। आयुर्वेद में अगर कहें स्कोप की बात तो इसमें मेडिसिन प्रिपरेशन की तरफ आप चले जाइए, रसशास्त्र है, टॉक्सिकोलॉजी पे आप काम कर सकते हैं, आप इसमें इनफर्टिलिटी में काम कर सकते हैं, बंधत्व में काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं। आयुर्वेद में स्कोप इतना है कि अगर आप जीवन बैठ कर के आनंद लेना चाहते हैं तो अपनी उस पढ़ाई को अग्रसर करते रहें और ज़्यादातर प्रयास करिए कि MBBS की तरफ तो बहुत लोग जाते हैं, आप अगर आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो अपना तो हित करते ही हैं, अपने से जुड़े लोगों का हित करते हैं और अपने परिवार का कल्याण करते हैं। तो आयुर्वेद विधा बहुत अच्छी है, सभी लोग आएँ और अच्छे से काम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि विकसित भारत देश में सन 2047 तक आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को कहाँ देखते हैं? हम शुरुआत से ही प्रथम स्थान आयुर्वेद को देते हैं। दुनिया की कोई भी पैथी हमें आरोग्य नहीं दे सकती, ये निर्धारित है और सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। मैं आज 2025 आपके सामने बैठा हूँ तो भी आयुर्वेद को प्रथम स्थान देता हूँ। आज के 20-25 साल बाद भी मैं वही कहूँगा कि आयुर्वेद प्रथम था, प्रथम है और प्रथम रहेगा, क्योंकि आयुर्वेद में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सूरज पूरब से यदि उदय होता है तो वो पूरब से ही उदय होगा, सेम वही आयुर्वेद है, क्योंकि आयुर्वेद किसी ने किसी को सिखाया नहीं है। आयुर्वेद वेदों से उत्पन्न हुआ है और वेद हमारी इस धरती का कल्याण करने वाले ग्रंथ हैं।
तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो वेदोक्त चीज़ें हैं, जो शास्त्रीयगत चीज़ें हैं, उनको फॉलो करें। और एक अनादि, आयुर्वेद को अनादि शब्द दिया गया है कि इसका ना आदि है ना इसका अंत है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आयुर्वेद में कभी भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि कब कम है कब ज़्यादा है। हाँ, कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू आयुर्वेद की बदनामी बड़ी करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर एक औषधि है वो हमें काम कर रही है तो हम ये सोचते हैं कि यही चीज़ आपको भी काम करेगी, यही औषधि दूसरे मरीज पे भी काम करेगी। लेकिन आयुर्वेद में कतई ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर अलग है। तो हमें उसके दोष, धातु, इन सब चीज़ों पर विचार करके उसे औषधियाँ देनी होती हैं। तो किसी कुशल वैद्य से ही अपना ट्रीटमेंट कराएं। किसी ऐसे फालतू की वीडियो देख करके आप गए मेडिकल से दवा ली, आपने लिया, आपको आराम नहीं मिला, तो आप आयुर्वेद की बदनामी करेंगे, आप आयुर्वेद पे कंप्लेन करेंगे। तो आयुर्वेद में कंप्लेन करने से पहले आयुर्वेद को समझने वाले व्यक्तित्व के पास पहुंचिए और एक अच्छी चिकित्सा उनकी निगरानी में लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कभी आप आयुर्वेद से दूर नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी बात हमारे डॉक्टर साहब ने बोली। और मैं डॉक्टर साहब ने हर विषय पर, चाहे वो कैंसर का विषय हो, चाहे लीवर का हो, हर विषय पर प्रकाश डाला। और सबसे ज़्यादा बात उन्होंने एक बहुत अच्छी बताई है कि हम नियमित आहार विहार और निद्रा करें ताकि अपना शरीर हम स्वस्थ रखें, क्योंकि निरोगी काया ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन तो हम बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बिल्कुल करोड़ों में कमाते हैं, अरबों में कमाते हैं, लेकिन हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। स्वस्थ शरीर ही हमारे जीवन की कुंजी है। तो आज डॉक्टर साहब हमारे काढ़ा दिवाकर शो में आए, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, आप जो है हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा सभी देशवासियों को सतत यही प्रयास रहेगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आयुर्वेद का पालन करें, आयुर्वेदिक दिनचर्याओं का पालन करें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। स्वस्थ कानपुर, स्वस्थ भारत।